अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गाड़ी से उतरकर वो तीर की तरह अंदर आई। अम्मा जानी ज़ोहर की नमाज पढ़ के चौकी पे लेटी तस्बीह कर रही थी। आहट पाकर उन्होंने सर उठाया। सामने नजमा खड़ी थी। उतरे हुए चेहरे पर जर्द रंग की छाइयाँ पुकार पुकार के कह रही थी कि वो सख्त कर्ब के आलम में मुब्तला है। कैसा है अब वो? नजमा ने अम्मा जानी को मुतवज्जो पाकर आहिस्ता से पूछा। वही हालत है, डॉक्टर अभी नींद का इंजेक्शन लगा कर गए हैं। मगर तुमने क्या हुलिया बना रखा है? अपने आप को संभालो, वरना अगर शफात को सुनगुन मिल गई तो इस उम्र में जग हसाई होगी। खाना खाया था? अम्मा जानी ने डांटते डांटते अचानक पूछ लिया। हाँ खाया था, जैसे ही शफात वापस ऑफिस गए मैं इधर आ गई। नजमा गहरा सांस लेकर बोली। बच्चे कहाँ हैं? अम्मा जानी ने पूछा। ओहो अम्मा जानी, आखिर आप भूल क्यों जाती हैं कि बच्चे दोपहर को कोचिंग के लिए जाते हैं? उन्होंने झुंझला के जवाब दिया। जाओ देखो उसे जाकर, फिर जल्दी वापस जाना ताकि किसी को खबर न लग पाए। अम्मा जानी उन्हें ऊपर जाता देख के बोली। वो दबे पांव ऊपर आ गई। सैंडल बरामदे में उतार कर कमरे तक पंजों के बल चलती हुई आई। खिड़की का पर्दा उठाकर उन्होंने अंदर झांका। अपनी मुसहरी पर वो ऊंधा सो रहा था। मुंह उनकी तरफ था। सीधे और खुश्क बाल माथे पे बिखरे हुए थे। होंठ थोड़े से खुले हुए थे, जैसे कुछ कहते कहते रुक गया हो या फिर रुकते रुकते कुछ कहना चाहता था। उन अधखिले होंठों पर पटड़ियां जमी हुई थी। लगता था मुद्दत का प्यासा हो। उसकी बेतरतीबी में भी मासूमियत थी। बचपन था, उन्हें खबर ही न लगी कब आंखों में आंसू आए और बह निकले। सिसकते हुए होंठों पर फिसल कर नमकीन पान के कतरे जुबान से टकराए तो एहसास हुआ कि वो रो रही थी। अपनी हिचकियों को हलक में रोके रोके वो जल्दी से पलट आई, मुबादा के उसकी आंख खुल जाए और वो उनसे छुप कर देखते हुए रोने का सबब पूछ बैठे। तो वो क्या बताएंगी, दास्तान कहाँ से शुरू करेंगी, जबकि इस कहानी के सारे तार एक दूसरे से अमर बेल की तरह लिपटे हुए और उलझे हुए थे। अम्मा जानी मैं जा रही हूँ, उन्होंने नीचे आकर आहिस्ता से कहा। ए हे, जरा 2 छींटे पानी के मार लो मुँह पर, कैसी लाल अंगारा आंखें हो रही हैं। अम्मा जानी ने उनकी डबडबाई हुई आंखें देख के मशवरा दिया। बरामदे में लगे वॉश बेसन पे उन्होंने खड़े खड़े मुंह पे पानी डाला, स्टैंड से तौलिया उतार के मुंह पूंछा और अम्मा जानी को खुदा हाफिज कहे बगैर बाहर आ गई। गाड़ी बार बार उनके काबू से बाहर हो रही थी। आज अकरमा की जो हालत है, इसका जिम्मेदार कौन था? दिल को कुचोकते हुए इस सवाल को नज़रअंदाज करने की खातिर घर आके उन्होंने खुद को बेड पे गिरा लिया। मगर यादें थी कि बिला इजाज़त आंखों में उतरती चली जा रही थी। वो मौसम बहार के आखिरी दिनों की शाम थी। बादाम के कतार दर कतार गिरने वाले पत्तों से बचकर वो लोग लॉन के दूसरे कोने में बैठे चाय पी रहे थे। बराबर वाली मिसेस नाहिद फजल और सामने वाली बेगम शाहिदा मिर्ज़ा अपनी अपनी आखिरी औलादों समेत आई हुई थी। दरअसल ये घर उन्होंने इसी हफ्ते शिफ्ट किया था। दस्तगीर से क्लिफ्टन शिफ्ट हुए थे। दस्तगीर में अच्छा खासा मकान था, मगर भैया की जिद के आगे मकान के साथ साथ अम्मा जानी का सारा जेवर भी बिक गया। जब कहीं जाकर क्लिफ्टन में ये अधूरा बंगला हाथ आ सका। अब्बा जानी ने शिफ्ट होने से पहले मारा मारा सा रहने के काबिल बनवाया, मगर अब भी पिछले हिस्से की फिनिशिंग बाकी थी। लॉन में बस चारों तरफ दरख्त ही दरख्त खड़े थे। घास की जगह पर ऊंचे ऊंचे गड्ढे थे जिन्हें बराबर करने में सभी थक चुके थे। इन तमाम कामों में सबसे ज़्यादा सलमा बुड़बुड़ा रही थी। वो शुरू से ही दस्तगीर वाले मकान को छोड़ देने के खिलाफ थी। उसका कहना था अब जो हुआ उसकी सज़ा सबको क्यों मिले, मगर भैया सर उठाकर चलना चाहते थे। इसीलिए सबको भरा पूरा घर छोड़कर इस अधूरे बंगले में आना पड़ा। बला से बंगला अधूरा था तो क्या, यहाँ पर दस्तगीर वाले मकान की तरह बराबर वाली मिसेस नाहिद फजल चारपाई खड़ी करके दीवार से झांकती तो न थी। सामने वाली बेगम शाहिदा मिर्ज़ा का छज्जा इतना ऊंचा तो ना था कि दूसरे के घर में पकने वाली हांडी देखकर बता सके कि अरहर की दाल में भिगार किस चीज़ का होना चाहिए। ये दस्तगीर की निस्बत बड़े लोगों का मोहल्ला था।
यहाँ पर लोग अपनी अपनी डफली पे अपना ही राग बजाया करते थे। इन लोगों को आए हुए हफ्ता भर हो गया था। मजाल है जो किसी ने पलट के सुन गुन लेने की कोशिश की हो। आज अम्मा जानी और भैया के कहने पे सलमा खुद ही बराबर वाली मिसेज नाहिद फजल और सामने वाली बेगम शाहिदा मिर्ज़ा के घर शाम की चाय का कह आई थी। तो ये लोग आज इकट्ठी हो गई, वरना अब तक तो कॉलेज आते जाते इन लोगों को सब्जी लेते ही देख पाई थी। बस आपकी 2 ही लड़कियां हैं? बेगम मिर्ज़ा ने पूछा। नहीं, बड़ी एक और है, पिछले साल तो शादी की है उसकी, आजकल अमेरिका में है, उसका शौहर भी वहीं रहता है। अम्मा जानी ने आपा की याद में खो के जवाब दिया। और लड़के कितने हैं? अब के नाहिद फजल बोली। लड़का यही एक है, अम्मा जानी ने ठंडी आह भर के जवाब दिया। दरवाज़ा मखसूस अंदाज में बजा। अब्बा जानी आगे। नजमा बेसाख्ता उठ खड़ी हुई। तुम बैठो, मैं खोलता हूँ। भैया ने उठ के गेट खोला। अब्बा जानी हाथ में कपड़ों का बंडल सा उठाए अंदर आए। ये क्या उठा लाए? अम्मा जानी ने छूटते ही पूछा। बेगम, ये वही बच्चा है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। अब्बा जानी वहीं खड़े खड़े बोले। आ जाइए आ जाइए, ये बराबर वाले फजल साहब की बेगम है और वो सामने वाले मिर्ज़ा साहब की। अम्मा जानी ने कहा तो अब्बा जानी सलमा की खाली की हुई कुर्सी पे आके बैठ गए। कौन सा बच्चा? बेगम मिर्ज़ा ने कुरीदा। इनके दफ्तर में एक लड़का काम करता था, उसकी बीवी बच्चे की पैदाइश पे अल्लाह को प्यारी हो गई। पिछले दिनों वो गरीब भी एक एक्सीडेंट में ज़ख्मी होकर मर गया। मरते वक्त इन्होंने उससे वादा किया था कि बच्चे को अपने घर में पाल लेंगे। हालांकि ऑफिस वालों ने बेहतरा कहा कि यतीम खाने में डलवा दो, मगर मेरा जीना माना, सो आज ये ले ही आए। अम्मा जानी ने हाथ बढ़ा के बच्चे को गोद में ले लिया। सब ने देखा, एक दुबला पतला बेरौनक चेहरे वाला बच्चा अम्मा जानी की गोद में सुकड़ा हुआ सो रहा था। उसकी तेवरी पर बल थे और मुठियां बिछी हुई थी। नजमा, जाओ अब्बा जानी के लिए चाय ले आओ। भैया ने नजमा को उठाकर खुद उसकी कुर्सी पे कब्जा जमा लिया। नाम क्या है इस बच्चे का? मिसिस फजल ने पूछा। माँ बाप ने तो अबू उबैदा रखा था, मगर हमारी बेगम कहती हैं कि नाम बदल लेंगे। अब्बा जानी ने नजमा से चाय का कप लेकर जवाब दिया। आप लोग क्या नाम रखेंगे? बेगम मिर्ज़ा नाम से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही थी। अम्मा जानी, अकरमा कितना प्यारा नाम है ना? नजमा बेसाख्ता बोल दी तो भैया ने उसे उतनी ज़ोर से घुरा कि वो गड़बड़ाकर मेज़ पर पड़े खाली बर्तन उठाने लगी। उसके बाद काफ़ी देर तक ये बच्चा बातों का मौजू बना रहा, मगर नाम इसका अकरमा ही ठहरा। बच्चे की सारी जिम्मेदारी अम्मा जानी पे थी। सलमा और नजमा कॉलेज जाती थी, पढ़ाई से उन्हें इतनी फुर्सत ही ना मिलती थी कि बच्चे पे तवज्जो दे सके। सलमा तो वैसे भी बच्चे से एलर्जिक थी, जहाँ वो रोया उसने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। नजमा अगर कभी हाथ लगाने की कोशिश भी करती तो अम्मा जानी उसे घुरक देती। हर माँ फेरेक्स और दूध के डब्बे लाकर देने के बाद भैया भी बच्चे से दस्तबरदार हो जाते थे। यूं अकरमा अक्कू बनकर घिसट घिसट कर बढ़ता रहा। वो था भी मरियल सा बीमार बच्चा, हर वक्त कोई ना कोई रोग उसकी जान को लगा रहता। खांसी खत्म होती तो जुकाम आन घेरता, हाजमा तो उस बेचारे का हमेशा ख़राब ही रहता। दरअसल डब्बे का दूध उसे मुवाफिक ही नहीं आता था। तंग आकर अम्मा जान को महज उसके लिए एक बकरी पालना पड़ी, तब कहीं जाकर उसकी जान में जान आई। उसने कब घिसटना सीखा और कब अपने पैरों पे खड़ा हुआ किसी को खबर ना हुई। सलमा की शादी पर वो 4 साल का था, आम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ। जहाँ अम्मा जानी ने बिठा दिया बैठ गया, जो पहना दिया पहन लिया, जो खिला दिया खा लिया। भूख लगने पर भी कभी मुंह से कुछ न कहता, बस मुटर मुटर एक एक का मुंह देखता था। अम्मा जानी खुद ही तरस खा के कुछ खिला देती। जुबान का इस्तेमाल तो जैसे उसने सीखा ही ना था। सलमा की शादी पर खानदान भर के बच्चे उधम मचाते फिर रहे थे और ये एक कोने में बैठा सबको देखता रहा। एक दिन रशो खाला के बेटे को जाने क्या सूझी, खेलते खेलते अक्कू को काट लिया। आखिर को इंसान था, बिलबिला के रो दिया। नजमा वलीमे पे पहनने वाले कपड़े इस्त्री कर रही थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर बाहर झांका तो क्या देखा कि अक्कू के हाथ से लप लप खून बह रहा है। इस्त्री बंद किए बगैर भाग कर आई, अक्कू को उठाकर अम्मा जानी के कमरे में ले गई। वहाँ सभी जमा थे। किसी ने खून पोंछा, किसी ने दवाई लगाई तो कोई पट्टी बांधने के लिए दौड़ा। अक्कू बेचारे को पहली बार तवज्जो मिली थी। वहीं नजमा की गोद में बैठे बैठे सो गया। इतने में साबिर मामू की बेटी भागी आई। नजमा बाजी, आप जिस सूट पर इस्त्री रख के आई थी वो तो सारे का सारा जल गया। इतना सुनना था कि नजमा ने अक्कू को वहीं फेंका और खुद अंदर भागी।
वो बेचारा चमचमाती आंखों से सूरत हाल समझता ही रह गया। हजारों रुपए के बने बनारसी गरारा सूट का सत्यानाश होके रह गया। जला भी इस बेतुकेपन से था कि ठीक भी नहीं हो सकता था। खबर अम्मा जानी को भी पहुंच गई। उन्होंने तो वो लत्ते लिए कि नजमा रोते रोते बेहाल हो गई। कुछ तो सूट के जल जाने का गम, कुछ अक्कू पर चढ़ाने वाले बुखार की फिक्र। वो जल भुनकर बलीमे ही में ना गई। अम्मा जानी पे मतलब असर न हुआ। चलते वक्त उन्होंने अक्कू को अपने पास रखने पर पाबंदी लगा दी और उसे बराबर वाली मिसिज नाहिद फजल की आपा के सपुर्द कर गई। और फिर यूं ही वक्त गुजरता रहा। अकरमा यानी अक्कू मियाँ स्कूल तक पहुँच गए। वो स्कूल से बहुत सारी खुशियाँ समेट के घर वापस आया तो अब्बा जानी को बरामदे में अखबार पढ़ते पाया। अम्मा जानी गालबन किचन में थी। भैया और भाभी बदस्तूर कहीं गए हुए थे। लॉन में नजमा आपा के बच्चे भैया के साथ खेल रहे थे। नन्हे मुराद मियाँ डमक डमक चलने की कोशिश कर रहे थे। आसफा और उमैर तालियां बजा बजा के उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। वो वहीं बरामदे और लॉन की दरमियानी हद में खड़े होकर ये खेल देखने लगा। मुराद इतना गुबला सा था कि उसे बहुत प्यार आया। भला जब मैंने मुराद की तरह ठुमक ठुमक चलना शुरू किया था तो कौन मुझे यूं प्यार करता होगा। वो आंखें बंद करके सोचने लगा। यहाँ क्या कर रहे हो अक्कू? ना जाने अम्मा जानी कब किचन से बाहर निकली। उसने पलट कर देखा। वो कमर पे दोनों हाथ रखे उसी को देख रही थी। कुछ नहीं अम्मा जानी, उसने आहिस्ता से कहा और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पे मुड़ गया। कमरे में आकर उदासी और बढ़ गई। मैं इतना उदास क्यों रहता हूँ? मैं इस कदर एंडी बैंडी बातें क्यों सोचता रहता हूँ? सच कहते हैं मास्टर साहिब, मैं ज़हनी तौर पर अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ। इनमें से कोई भी तो मेरे साथ बुरा सलूक नहीं करता, कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दी। रहने को अलग कमरा मिला हुआ है। स्कूल का सारा खर्च भी यही लोग बर्दाश्त करते हैं। किसी के माथे पे बल नहीं आता। एक ले पालक लड़के के साथ इससे अच्छा सलूक और क्या हो सकता है? फिर भी मैं उदास रहता हूँ, अपने खोल में बंद रहता हूँ। कभी नजमा आपा और सलमा आपा के बच्चों के साथ घुलने मिलने की कोशिश ही नहीं की। एक मुराद ही तो है जिसे कभी कभार बाहर घुमा लाता हूँ। बस यही एक काम, यही एक जिम्मेदारी मैंने अपने सर ले रखी है। इस पर भी अनजाने कामों की थकन सवार रहती है। वो बहुत बेचैन होकर खिड़की में आके खड़ा हो गया। आसफा के बेसाख्ता कह के ऊपर तक आ रहे थे। उमैर मुराद को कमर पे लादे घोड़ा घोड़ा खेल रहा था। मैं ऐसा क्यों नहीं करता? मैं इस तरह क्यों नहीं खेलता? क्या किसी तरह की पाबंदी है मुझ पे? तंग आकर उसने अलमारी से कपड़े निकाले और नहाने चला गया। आज स्कूल में उसे टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल होने पर बहुत शाबाश मिली थी, इसीलिए वो इतना उदास हो रहा था। घर में आकर वो सबको टेस्ट की कॉपी दिखाता तो यकीनी शाबाश मिलती, मगर घर आकर इन बच्चों को यूं खुश होते देखकर उसका दिल न चाहा कि अपनी कॉपी दिखाए। न जाने शायद वो गैर शऊरी तौर पर इनके चहकने से जल गया था। अक्सर ऐसा ही होता था। वो स्कूल से खुश खुश घर वापस आता और घर में गूंजते कह कहे उसे उदास कर देते। ऐसा क्यों होता था इसे वो आज तक न समझ पाया था। उसे इस घर के मकीनों से, इन चहकते हुए बच्चों से किसी किस्म की पुरखाश न थी, मगर इन तमाम बातों का इलाज भी उसके पास न था। डूबती शाम के साए सिरक सिरक कर खिड़की से अंदर आ रहे थे। नीचे लॉन में शफात भाई किसी बात पर नजमा आपा से लड़ रहे थे। उसे शफात भाई कभी अच्छे न लगे थे। न जाने उन्हें नजमा आपा से क्या पुरखाश थी। अच्छी भली खूबसूरत सलीकामंद होने के बावजूद उनका तर्ज अमल कभी भी नजमा आपा से अच्छा न रहा। उनकी बात बात पे शक करने की आदत थी। कभी नजमा आपा को कहीं अकेले ना आने जाने देते। उनके बच्चे भी इस तर्ज अमल की वजह से सहमे रहते थे। न जाने किस बात का जोम था उन्हें। छोटे से कद और अफ्रीकियों जैसी रंगत के बावजूद नजमा आपा से अच्छा सलूक न करते। नीचे लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। इसी वजह से उन्होंने नीचे जाने का इरादा तर्क कर दिया। अम्मा जानी के बीच में पड़ने से बात कुछ रुकी, मगर शफात भाई उठ खड़े हुए। नजमा आपा भी उनके पीछे सर झुकाए चल दी। हंसते मुस्कुराते आसफा और उमैर भी सूखा सा मुंह लिए चले गए तो उसने सुख का सांस लिया। उसने नीचे आकर रोते हुए मुराद को गोद में उठा लिया और बाहर चला गया। वो कहाँ कहाँ घूमता रहा, उसे कुछ याद नहीं। हाँ, अलबत्ता जब वापस आया तो मुराद उसके कंधों पे सर रख के सो गया था और खुद उसके पाँव थक कर सूज गए थे। भैया और भाभी डिनर से वापस आ गए थे। मुराद को उनके पास छोड़कर अम्मा जानी के कहने पे वो खाना खाने चला गया। उस रात उसे बहुत पुरसकून नींद आई।
मैट्रिक के बाद उसने सोचा था कि कोई नौकरी कर लेगा, मगर अब्बा जानी ने कॉलेज का फॉर्म लाकर उसके सामने डाल दिया। लोग कॉलेज में दाखिला लेने की खातिर कितनी खुशामदें करते हैं। एक वो था, बेदिली से कॉलेज गया। दरअसल अल्लाह मियाँ किसी को बिन मांगे देता है और कोई तमाम उम्र प्यासे का प्यासा रह जाता है। इतनी बेजारी से क्लासें अटेंड करने के बावजूद इंटर में अच्छे नंबर आने पर एक बार फिर अब्बा जानी ने उसकी मर्जी मालूम किए बगैर उसे इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवा दिया। वो 3rd ईयर में था जब एक रात अब्बा जानी ऐसा सोए कि सुबह उठ ना पाए। ये भरे पूरे ख़ानदान की पहली मौत थी। बच्चा बच्चा लगता था अंगारों पे खड़ा हो गया हो। अब तक वो अपने आप को लेपालक लड़का समझ के अब्बा जानी से दूर दूर रखता। उनकी मौत के बाद एहसास हुआ कि ये अब्बा जानी ही तो थे जो उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक थे। नगमा आपा जो बहनों और भाई की शादी पर भी ना आ सकी थी, बाप की मौत पे रोती पीटती अमेरिका से आन पहुंची। इस वक्त घर में हर तरफ उसकी पुकार पड़ी हुई थी। नगमा आपा ने उसे बहुत गौर से देखा। वो अम्मा जानी के लिए दूध में ग्लूकोज घोल रहा था। जब ही नगमा आपा ने आहिस्ता से नजमा आपा से पूछा, ये वही है ना? हाँ, नजमा आपा ने गहरा सांस लेके जवाब दिया। कमाल है, तुम दोनों में बहुत कम फर्क लगता है, बिल्कुल ऊपर तले के भाई बहन जैसा। वैसे भी तुम उन दिनों कुल 13 साल की ही तो थी। हाय, कच्ची उम्र की लड़की भी कितनी मासूम होती है, आंखें बंद करके चलने की आती। हाय। नगमा आपा की ठंडी याख आह पर उसके हाथ से दूध छलक पड़ा। ये क्या कह रही थी नगमा आपा? सोचता रह गया, मगर गुत्थी हल न होने में आई। हल होती भी कैसे? उसमें किसी से पूछने की हिम्मत न थी और किसी को क्या गर्ज थी जो एक ले पालक लड़के की सोचों को पढ़ता कि वो क्यों सोचों में गुमसुम रहता है, या उससे सबब पूछता। वो जहन पे बोझ लिए वक्त के लम्हों को पीछे धकेलता रहा। एक दिन वो हमेशा की तरह कॉलेज से वापस आ रहा था। हवा खासी तेज चल रही थी कि अचानक उसे लगा कोई पर्दा सा आंखों पे पड़ गया हो। उसने घबरा के स्कूटर रोक ली। ये दुपट्टा था जो उड़कर सीधा उसके मुंह पे लिपट गया था। उसने दुपट्टा हाथ में लेकर इधर उधर देखा। वो दुपट्टे वाली लड़की किताबों को सीने से लगाए शर्मिंदा शर्मिंदा सी उसके नज़दीक दुपट्टा लेने आई। ये ढंग से ओढ़ने की चीज़ है, सड़कों पे उड़ाने के लिए नहीं है, अकरमा ने जलकर लड़की से कहा। और वो दुपट्टा देखकर उसका जवाब सुने बगैर एक ज़ोरदार किक से स्कूटर स्टार्ट करके चल दिया। दूसरे दिन गैर इरादी तौर पर उसने कल वाली जगह से गुजरते हुए मुड़ के देखा। वही लड़की सर पे अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी। अकरमा के दिल में अजीब से जज्बात मचल उठे। लड़की के यूं दुपट्टा ओढ़ने से खुशी थी तो साथ साथ शर्मिंदगी भी कि कल उसने इतने सख्त अल्फाज में लड़की को तंबीह की थी। वो जो कोई भी थी, पहली लड़की थी जिसको उसने गौर से देखा, वरना अब तक नजमा आपा की आसफा और काशफा को देखता आया था। ये दोनों लड़कियां उसे अपनी औलाद जैसी लगती थी। इन पर गलत नज़र डालने का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बड़े भैया की आशी बहुत छोटी थी, सिर्फ साल भर की, और हर वक्त उसकी गोद में चढ़ी रहती थी। ये दुपट्टे वाली लड़की अच्छी भली डिस्टर्ब कर देने वाली शख्सियत थी। सारी रात अकरमा की आंखों के सामने शर्मिंदा शर्मिंदा सी खड़ी रही। दरमियाने कद की नाजुक सी बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की। अकरमा सिर्फ उसकी आंखें ही गौर से देख पाया था, आंखें जिनमें नदामत थी, परेशानी थी। इन जज्बों से मिलकर फैली हुई आंखें जिन पर लंबी लंबी पलकों की झालरें तनी हुई थी। बस यही दो आंखें थीं जो अकरमा के जहन पे चिपक के रह गई। आंखों के रास्ते दिल में उतर आई, लहू बन के जिस्म में गर्दिश करने लगी, हर लम्हा उसके साथ रहती। वो रोज़ वापसी पर उस तस्वीर के तसव्वुर में और भी रंग भर लेता। उस लड़की को भी शायद अकरमा के रोज़ यूं पलट पलट कर देखने का एहसास हो गया था, जब ही तो उसकी आमद पे संभल जाती थी। दुपट्टा अलबत्ता रोज़ ही सर पे होता था। अब तो सहेलियां भी दबे दबे लफ्ज़ों में छेड़ने लगी थी। अकरमा रोज़ ही उनकी मुस्कुराहटों के अक्स को आईने में महसूस किया करता। एक दिन जाने उसकी दुआओं का असर था या लड़की की, यकायक उसकी स्कूटर के ब्रेक ख़राब हो गए। लाख ठोंका पीटी के बावजूद ना ठीक हुए तो तंग आकर उसने सर्विस के लिए दे दिया। सुबह ऑफिस जाते हुए भैया उसे छोड़ गए, मगर वापसी भैया का ऑफिस 4 बजे छूटता था। इस वजह से मुद्दत बाद उसे बस में जाना पड़ा। उसकी खुशी की इंतहा न रही जब इसी बस में वो लड़की अपने ग्रुप की बाकी दोस्तों के साथ चढ़ी।
बस में रश काफ़ी था। वो सीट पर बैठे होने के बावजूद लोगों के हजूम में छुप के रह गया। नैना, आज वो नहीं आया तेरा दुपट्टे वाला। बिला वजह ही 2 बसें छोड़ी, उसकी सहेली ने इतने ज़ोर से कहा कि अकरमा का दिल उछल के हलक में आ गया। तो ये लड़की महज मेरे इंतज़ार में खड़ी रहती थी और मैं दोस्तों से खूब गप्पे लड़ाने के बाद वापस जाता था। कितना बुरा हूँ मैं, उसे अफसोस होने लगा। कुछ स्टॉप के बाद नैना उतर गई और वो लोगों के हजूम में फंसा उतरने का सोचता ही रह गया। दूसरे दिन वो मुकर्ररा वक्त पे बस पे ही आया। आज भी उसने महज नैना की वजह से स्कूटर वर्कशॉप से वापस ना ली थी। कल उसने नैना का स्टॉप ज़हन नशीन कर लिया, इसी वजह से आज उतरने में आसानी हुई। बाजार के बाद रास्ता निस्बतन सुनसान था। गली में मुड़ते हुए नैना ने उसे देखा और हैरान होकर रुक गई। आप यहाँ कैसे? उसने बौखला के पूछा। मेरा स्कूटर ख़राब हो गया है, आप ही की बस से आया हूँ और ये अजीब इत्तफाक है। कुछ दूर मेरे दोस्त का घर है, वहाँ जा रहा हूँ, उसने सरीहन झूठ बोला। नैना मुतमईन हो गई। आप भी यहीं रहती हैं क्या? जी, ज़रा आगे, नैना ने गोलमोल जवाब दिया। उस दिन दुपट्टे के सिलसिले में इतनी तल्ख बात कह देने पर यकीन जानिए मुझे सख्त नदामत है। अकरमा ने साथ चलते हुए बात बढ़ानी चाहिए। नहीं, मुझे खुशी है कि किसी ने तो सीधी राह दिखाई, वरना हमारा घराना तो इतना मॉडर्न है कि मेरी सारी बाजियाँ दुपट्टा ओढ़ती ही नहीं, नैना ने सादगी से कहा। अच्छा, बड़ी हैरत हुई ये सुनकर। घराना तो हमारा भी खासा मॉडर्न है, मगर अभी इस्लामी इक़्तिदार से दूर नहीं हुआ। इसी वजह से उस रोज़ आपका दुपट्टा उड़ता देखकर बड़ा अजीब लगा था। अकरमा की बात पर नैना रुक गई। आप पढ़ती हैं? अकरमा ने पूछा। नहीं, बीए के बाद मैंने फ़ाइन आर्ट कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, वहीं जाती हूँ कमर्शियल आर्ट सीखने। आप बुरा ना माने तो अपनी मंजिल को मुड़ जाएं ताकि मैं अपनी तरफ जा सकूं, नैना ने कुछ सोच के कहा। अगर मेरी मंजिल वही हो जहाँ आपकी है तब क्या करूं? अकरमा ने जवाब दिया तो वो हंसने लगी। सामने से एक गाड़ी आने लगी तो दोनों ही चौंक पड़े।